नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन का गद्य भाग। तो आज हम अध्याय 15 में एक एकांकी का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है तौलिए, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपना जो लेखन का प्रारंभ किया था वह उर्दू लेखक के रूप में किया था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की प्रेरणा से यह हिंदी में भी लेखन करने लगे। तो ये प्रसिद्ध कथाकार हैं, एकांकीकार हैं, इन्होंने बहुत सारी विधाओं पर अपने लेखनी चलाई। उपेंद्र कुमार अश्क, इनका जन्म 1910 में जालंधर पंजाब में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 1996 ईस्वी में हुई थी। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना और अनुवाद, इन सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ही हैं। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन से विषयों को उठाया है? जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता, आडंबरों पर अपनी लेखनी को चलाया है। और इन्होंने मानव मन के मानसिक भावों और अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण भी यहाँ पर किया है। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं अब हम देख लेते हैं। गिरती दीवार, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल उपन्यास, ये उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, ये इनके कहानी संग्रह हैं। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहें, ये सब इनके एकांकी संग्रह हैं। एक दिन आकाश में कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियों, ये इनके काव्य हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये इनके संस्मरण हैं। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, ये इनके आलोचना है। तो आज हम इनकी जो एकांकी है तौलिए का अध्ययन करने वाले हैं। एकांकी भी नाटक का ही एक रूप है, इसमें सिर्फ एक अंक ही होता है और एक ही वातावरण में वह दृश्य दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो तौलिए एकांकी है, इसका शीर्षक तौलिए क्यों है? इसका शीर्षक तौलिए इसलिए है क्योंकि बार बार इस कथा में तौलिए की वजह से ही आपसी झगड़ा एक पति और पत्नी में होता है। तो यहाँ पर इस एकांकी में दो पात्र मुख्य हैं, एक तो बसंत और एक मधु। अन्य पात्र भी हैं, चिंती है, मंगला है, सुरो है। तो ये बसंत और मधु पति पत्नी हैं और यहाँ पर इन दोनों के विचारों में स्वच्छता को लेकर मतभेद है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मधु उच्च वर्ग से है और यहाँ पर बाएं आडंबर को ज़्यादा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन करने की भावना होती है उनमें और उनमें आत्मीयता का अभाव होता है। और जो स्वच्छता की सनक है वह जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जबकि जो बसंत है बहुत ही साधारण है, स्वाभाविक जीवन वाला है, प्रदर्शन वो नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि उसे स्वच्छता पसंद नहीं है, उसे भी स्वच्छता पसंद है, लेकिन स्वच्छता की सनक से उसे नफरत है। तो ये उनके दोनों के मतभेद हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। आप भी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको पढ़िए। स्थान है यहाँ पर नई दिल्ली। तो पर्दा बसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा। तो जैसे ही नाटक या एकांकी दिखाने के लिए पर्दा उठाया जाता है तो सबसे पहले क्या दिखता है, बसंत का ड्राइंग रूम दिखता है, जो न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। बसंत एक 250 मासिक पाता है। तो उसकी जो बसंत की आमदनी है वह कितनी है, 250 मासिक। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है।
पर नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि नई दिल्ली के 250 कम ही होते हैं क्योंकि वहाँ पर खर्चे अधिक होते हैं। वह फर्म का मैनेजर है इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। मेज के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी, किंतु आग शायद इसमें नहीं है। तो अंगीठी है लेकिन आग नहीं है, उसको केवल सजावट की वस्तु के तौर पर वहाँ पर रखा गया है क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर जैसे ही पर्दा उठता है ड्राइंग रूम का एक दृश्य दिखाया गया है जो बसंत और मधु का घर है। तो उसकी सजावट के बारे में यहाँ पर लेखक ने थोड़ा परिचय दिया है। उस पर सजावट की चीज़ें रखी भी हुई हैं, वैसी ही जैसी मध्यवर्गीय घरों में होती हैं, लेकिन ये बिखरी नहीं है, करीने से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज पोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। तो यहाँ पर जो उनका ड्राइंग रूम अच्छी तरह से सजा हुआ है, सारी चीज़ें करीने से लगी हुई हैं, मेज पोश भी हैं सुंदर सुंदर। तो यहाँ पर किसकी सुरुचि का पता लग रहा है? मधु की सुरुचि। हम भी जब किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पर जब हम तरह तरह की करीने से सजी हुई वस्तुएं देखते हैं तो किसकी तारीफ़ करते हैं? गृहिणी की तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर मधु की सुरुचि का पता लग रहा है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटका रहा है जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना। तो ये एकांकी का जो ये दृश्य दिखाया गया है तो बच्चों वो कौन सा महीना है? वो नवंबर का महीना है। आगे देखते हैं। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। अब ड्राइंग रूम में से ही एक दरवाज़ा दर्शाया गया है जो कहाँ जाता है? रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेत के कोच का सेट है और इसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है जिससे बसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं और हमारा शीर्षक भी क्या है बच्चों? तौलिए हैं। तो यहाँ पर तौलिए की ही लड़ाई है। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियाँ पड़ी हैं। दाई दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। तो आगे देखिए। पर्दा उठते समय हम बसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। जैसे ही पर्दा उठता है सारा दृश्य दिख गया हमें। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर बसंत है जो क्या कर रहा है? श्रृंगार की मेज पर अपनी हजामत बना रहा है। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। अब उसकी पत्नी का आगमन भी एकांकी में हो रहा है। तो यहाँ पर अब इन दोनों के वार्तालाप को हम देखेंगे। मधु बोलती है, यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया? मैं कहती हूँ आप। तो इसका उत्तर बसंत देगा। मुंह पोंछते पोंछते वह रुक गया। ओ ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, हंसता हुआ वो बोलता है, कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु फिर चिढ़ जाती है इस बात पर। वो बोलती है, और हजामत के तौलिए कैसे हैं? जी जरा आँख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। 20 तो धारियाँ पड़ी हुई है उनमें, और मदन के कितने सादे। तो यहाँ पर मधु कहना चाहती है कि सबको अपने अपने तौलिए का प्रयोग करना चाहिए, जबकि यहाँ पर बसंत ने क्या किया है? मदन के तौलिए से अपना मुंह पोंछ लिया है और इसी वजह से उनकी पत्नी मधु नाराज हो रही है। बसंत, लेकिन रोएदार तो? मधु व्यंग्य से, दोनों हैं जी। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ
बसंत निरुत्तर हो जाता है और फिर भी बोलता है, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दिया। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने फिर भी। बसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। और वो खिसियानी हंसी हंसने लगता है। उसने देख तो लिया था खूंटी पर सारे तौलिए टंगे हुए थे, लेकिन उसने जल्दबाजी में वो ध्यान ही नहीं रखता कि उसे कौन से तौलिए का प्रयोग करना चाहिए, जबकि मधु का सारा फोकस क्या रहता है कि सबके तौलिए अलग अलग रहने चाहिए। वो स्वच्छता की सनक उस पर हमेशा सवार रहती है। बसंत सीधा साधा वह इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मधु, जी आपकी दुनिया जाने, आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। और वह क्या करती है, मुंह फुलाकर कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। बसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर बोलता है, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। तो यहाँ पर मधु नाराज है और किसने पहचान लिया उसको, उसकी नाराज़गी को बसंत ने पहचान लिया है। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। बसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर अंदर तो मधु का क्रोध आ रहा था, लेकिन ऊपर से वो हंसकर कह रही थी कि नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। तो लेकिन बसंत ने ये सारी चीज़ें भांप ली और उसने कहा कि तुम्हारा क्रोध दिखाई देता है, तुम्हें ये निपुणता प्राप्त नहीं है कि तुम भावों को छुपा लो। तो ये बच्चों, ये निपुणता तो किसी में भी नहीं होती। हम अपने भावों को छुपा ही नहीं सकते। यदि हमें क्रोध है तो वो कैसे न कैसे सामने वाले व्यक्ति को पता चल ही जाएगा। यदि हम नाराज़ हैं तो भी पता चल जाएगा। तो मनुष्य अपने भावों को नहीं छुपा सकता। तो सेम यहाँ पर मधु के साथ भी ऐसा ही हुआ है और बसंत ने यह जान लिया है कि वह नाराज है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था मैंने, अपने सब पत्ते। तो यहाँ पर बसंत कहने हैं कि तुम्हें मेरी आदतें अच्छी नहीं लगती, लेकिन शादी से पूर्व मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था। अपने सारे पत्ते खोल दिए थे, सारे पत्ते खोल दिए, अपने बारे में सब कुछ जानकारी सामने वाले को दे देना। तो फिर मधु बोलती है, मेज पर रख दिए थे। हमेशा मधु व्यंग्य उस पर कस रही है ताकि वो क्रोधित हो जाए या नाराज हो जाए। उसी तरह व्यंग्य से हंसकर, मैं कब इनकार करती हूँ। फिर बसंत बोलता है, तुम्हारी ये हंसी कितनी विषैली है। अब जो मधु की जितनी भी बार वो हंस रही है, व्यंग्य करके हंस रही है, तो वह हंसी उसको कैसी लग रही है, वो जहरीली लग रही है। यदि हम किसी पर बार बार व्यंग्य करके हंसेंगे तो वह हंसी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। वह कैसी लगेगी, सबको अप्रिय ही लगेगी। तो बसंत को भी जो मधु की ये हंसी है ना, वह अप्रिय लग रही है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। स्वास्थ्य का सत्यानाश कैसे कर लिया है मधु ने, क्योंकि वह हर बात पर चिढ़ती है, उसे सफाई की सनक सवार रहती है, उसमें आत्मीयता का अभाव है। मधु यहाँ पर चुप रहती है। फिर बसंत बोलता है, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं भी सफाई का भारी समर्थक हूँ। तो यहाँ पर बसंत ये कह रहा है कि स्वच्छता तो उसे भी पसंद है, लेकिन स्वच्छता के बारे में जो अतिवादी सोच मधु की है वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है। बसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। यहाँ पर बसंत फिर दर्शा रहा है कि वह एक साधारण सा इंसान है, गंदगी को वो पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ वह उसका अतिरंजक रूप दिखाता नहीं है। मधु सिर्फ हंसती है। तो इसकी जो ये मधु की हंसी है वह एक व्यंग्य के रूप में है। तो इससे बार बार बसंत और भी चिढ़ जाता है। बसंत, पर मैं तुम्हारी तरह एरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सभ्यता वाले वातावरण में नहीं पला जहाँ पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम
6 भाई उसे काम में लेते थे। तो बसंत कहता है कि वो बहुत ही साधारण निर्धन परिवार से था और जो 6 भाई थे वह एक ही तौलिए से पूछ लेते थे। तो वहाँ पर कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था। जबकि जो मधु है, मधु बहुत उच्च वर्ग के परिवार से है। वहाँ पर दिखावा, प्रदर्शन, वहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जो निम्न लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, उनका बार बार अपमान किया जाता है और अपने आप को श्रेष्ठ वह इसी तरह साबित करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग इतनी सफाई से रहते हैं और ये निर्धन लोग हैं, ये ठीक से नहीं रहते हैं। जबकि सफाई तो उन्हें भी पसंद होती है। मधु, आप मुझे एरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों। बसंत, 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन की तो कि तुम तो पहले ही इतने सारे तौलिए रखते हो, फिर 10 कौन से तौलिए अलग होते हैं? मधु बोलती है, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? कहते हैं यदि सबके लिए अलग अलग तौलिए हैं तो इसमें गलत भी क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पूछा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पूछ सकता है? तो मधु कह रही है गरीबी हो या अमीरी, स्वच्छता के लिए तौलियों की जगह अंगोछे भी रखे जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पूछा है तो दूसरे को उससे नहीं पहुंचना चाहिए। बसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते रहे। फिर मधु बोली, लेकिन बीमारी? हम में से किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चर्म रोग? तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। चूहा सैदनशाह की बात जानती हो? चूहा सैदनशाह? मधु क्या बोलती आश्चर्य से। चूहा सैदनशाह तो यहाँ पर बसंत कहता है कि रोग स्वच्छता के अभाव में नहीं बढ़ता। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है तो रोग नहीं बढ़ता। यदि रोगों से लड़ने की क्षमता का अभाव है तो रोग फिर बढ़ते हैं। तो बसंत बोलता है, अब ये चूहा सैदनशाह की कहानी सुनाएगा उसको। शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सैदनशाह गए। एक जगह का नाम है बच्चों। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी कैसा था? मैला कीचड़ था। ऐसी कोई भी बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो। और चूहा सैदनशाह के जाट कैसे थे? हष्ट पुष्ट लंब तड़ंग। तो चूहा सैदनशाह में जब डॉक्टरों की टीम गई और वहाँ पर जब पानी मांगा गया तो पानी था बहुत गंदा, लेकिन जो चूहा सैदनशाह के लोग थे वो हृष्ट पुष्ट और लंब तड़ंग थे। क्यों? वो बीमार क्यों नहीं हुए उस पानी को पीकर? तो मधु बोली, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? हंसती है, यहाँ भी उसकी भाषा में व्यंग्य ही है। वसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ बोलता है, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो उसके सामने रुककर। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के लोग बीमार क्यों नहीं हैं, हष्ट पुष्ट हैं और लंब तड़ंग हैं। तो एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। तो उसके जो रोग की मदद करने वाले कीटाणु होते हैं, जो रोग को बढ़ाते हैं, वह कम थे, और जो लाल कीटाणु ये रोग को रोकने वाले वह ज़्यादा थे। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। जब उन्होंने उसका नमूना लिया तो यहाँ पर ये वाली बात निकली। तो फिर उनकी खुराक की तरफ देखा उन्होंने कि भाई ये बीमार क्यों नहीं होते। वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। तो वह क्या करते थे? दही और लस्सी का सेवन करते थे, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता। तो बच्चों, अगर ये प्रश्न आ जाता है कि चूहा सैदनशाह के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, तो हम क्या बोलेंगे कि चाहे वहाँ पानी गंदा था या वातावरण गंदा था, लेकिन वह अपने खुराक में दही और लस्सी का प्रयोग करते थे।
तो बसंत यहाँ पर मधु को ये बताना चाहता है कि शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ये स्वच्छता का दिखावा करने से कुछ भी नहीं होता है। तो इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके, और फिर वह कमरे में घूमने लगता है। मधु बोलती है, मैंने चूहा सैदनशाह की बात सुन ली। मैले तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है मामा जी। तो मधु जिस वातावरण में पली है उसको वहाँ पर क्या मिली है, उसको वहाँ पर यह सीख मिली है कि हमेशा साफ सफाई से रहना चाहिए। तो उसके जो बचपन में जो उसको सीख मिली है वो उसके रग रग में बस गई है। अब वो उसको बदल नहीं सकती, वो उसके व्यक्तित्व का एक अंग बन गई है। तो मामा जी का यहाँ पर उसने जिक्र किया है। तो बसंत बोला है, मेज के कोने का सहारा लेकर तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। मामा ने विलायत हो आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है। तो यहाँ पर मामा जी विलायत हो आए हैं, किसके मामा जी? मधु के। और कहते हैं कि वह जो कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। वेद वाक्य क्या होता है? सब सच हो। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कई भूल से तौलिया पेश कर दिया। उन्होंने दांत निपोड़ दिए। उनकी नकल उतारते हुए बसंत कह रहा है, मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता। और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगे। तो जब उनके जो मौसाजी आए थे तब हाथ धुलाने के बाद बसंत ने उन्हें तौलिया दिया, तो उन्होंने हंसते हुए बोल दिया कि नहीं, मैं दूसरे का तौलिया यूज़ नहीं करता। क्या करता है? फिर उसने रुमाल निकाल लिया और उससे हाथ पोंछने लगे। तो इन बातों से बसंत को चिढ़ होती है। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिपट जाती? मधु, अब यह तो यहाँ पर भी व्यंग्य रुक जाती है, बोलकर अधूरा वाक्य वो छोड़ देती है। तो वहाँ पर भी उसके शब्दों में व्यंग्य है। बसंत, और तुम्हारे मामा जी मौसा जी की बात तो बता दी, अब मामा जी की बात है। वापस जाकर फिर मेज पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। कहाँ रहे? मधु के मामा जी के यहाँ। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बनाए लेता हूँ। तब ये एक निकृष्ट सा रेजर ले आए, निकृष्ट मतलब बेकार सा रेजर ले आए और कहने लगे नकल उतारते हो, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता। मामा जी ने रेजर तो लाकर दे दिया, लेकिन कह दिया कि मैं अपना रेजर किसी को नहीं देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रखकर छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। तो मधु यहाँ पे बोली मामा जी के आगे कुछ बोलना चाहती है, तभी बसंत दोबारा बोल गया है। इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने के लिए विवश कर दिया। तो मामा जी ने फिर क्या कर लिया? अपना खुद का रेजर बसंत को दे दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लोन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टरलाइज कर लाओ। स्टरलाइज कर लाए, स्टरलाइज का मतलब यहाँ होता है कीटाणु मुक्त कर लाए, जैसे हम गर्म पानी में उसको धो लाए। मामा जी, मधु, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति है। बसंत वापस आवेग में आ जाता है, क्रोध आ जाता है उसको। क्यों? काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो, क्योंकि काव्य और कला तो प्रेम का विषय है, उसमें घृणा का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से गंदगी, जीवन से नफरत की। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो ये स्वच्छता की भावना है ना, उसमें क्या है? नफरत की भावना जुड़ी हुई है। तुम दिखावा करते हो कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे हमसे कमतर हैं, और शरीर से गंदगी से, जीवन से नफरत की ये सारी भावनाएं तुम्हारे अंदर व्याप्त हैं। मधु फिर ये सुनकर चुप रहती है। बसंत, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। तो कहते हैं कि जो तुम ये दिखावा दिखाती हो या आडंबर दिखाती हो, सबसे घृणा करने का, सफाई के बहाने सबसे घृणा करने का वह बसंत नहीं करता है, क्योंकि बसंत एक साधारण परिवार से है और वो बाहर जाता है तो उसे गंदे लोगों से भी मिलना होता है,
या फिर गंदे स्थानों पर भी उसे जाना होता होगा, तो वह इन चीज़ों से बाहर जाकर नहीं बच सकता। और मधु ऐसा दिखावा करती है कि कोई गंदा आदमी शायद घर में आ भी जाए तो वो उसे प्रवेश करने ही नहीं देगी। मधु तो फिर कूड़ों के ढेर पर बैठी है, तो यहाँ पर ये व्यंग्य कर रही है हंसती हुई। बसंत फिर कुर्सी पर बैठ जाता है और कुर्सी को उसके समीप ले आता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? तो कहते हैं कि गंदगी पसंद नहीं, लेकिन गंदगी से घृणा नहीं करता है वो। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों तक बैठ सकता हूँ। तो ये बहुत ही सीधा सरल जीवन जीने वाला बसंत है, जो साधारण जीवन जीता अभी तक आया है। कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। लेकिन मधु तो उच्च कुलीन वर्ग से है। श्रेष्ठता का जो दंभ है उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मधु फिर यहाँ पर हंसती है, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे। समझी? तो उसने कहा मैंने तो ऐसे गंदे स्थानों पर भी अपने जीवन के कई वर्ष बिताए हैं, तो मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्वच्छता मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं घृणा नहीं करता। मधु वही बैठे और वैसे ही स्वेटर बुनते हुए बोल रही है, पर अब तो आप विपन्न नहीं, अब तो आप गरीब नहीं, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की विवशता को मैं समझ सकती हूँ, कहते हैं गरीबी की विवशता को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। बसंत, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से ही गंदा हूँ। मधु उसी विशेली हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ? तो यहाँ पर भी उसकी बातों में एक व्यंग्य है। बसंत खड़ा हो जाता है। ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो? मधु उसी हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ? बसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। तो स्वच्छता से घृणा नहीं है, लेकिन स्वच्छता की सनक जो हमेशा मधु पर सवार रहती है, उससे उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ है। फिर वह कमरे में घूमने लगता है। बनियानों और तौलिए की केद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से ही गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशेली हंसी बिखेरना चाहिए। तो यहाँ पर स्वच्छता की सनक से उनके दोनों के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, जबकि वह स्वभाव से गंदा नहीं है और वो मधु से प्रेम भी करता है, लेकिन हर बार साफ सफाई पर उनमें वाद विवाद होने लगता है। वह मधु की जो स्वच्छता की सनक है उससे उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ है। मधु चुप रहती है। बसंत रेडियो के पास से, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है। मिथ्या बंधन है ये झूठे बंधन, जो स्वच्छता की सनक है, जो दिखावा है, अपने एटिकेट में रहना है, ये उसे अच्छा नहीं लगता है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। ऊशी और निम्मो, अब यहाँ पर ऊशी और निम्मो की बात हो रही है। मधु बुनना छोड़ देती है। आपने फिर ऊशी और निम्मो की बात चलाई। ऊशी और निम्मो। हंसते हुए बसंत बोलता है, कल मिल गई बाजार में, मैंने पूछा निम्मो आई नहीं, तुम इतने दिनों से कहने लगी हमको चची से डर लगता है। तो ये ऊशी और निम्मो हैं जो बसंत की भतीजियां हैं। उनको चाची से डर लगता है क्योंकि चाची को एटिकेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मधु उसी विशेली हंसी के साथ, मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। बसंत, तिपाई के पास खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियाँ हैं। बच्चियाँ व्यंग से हंसती, तो उन बच्चियों पर भी वह व्यंग्य कर रही है। बसंत उसके व्यंग को सुना सुना करके तिपाई पर बैठे हो। हंसना उनका स्वभाव है। ये हंसेंगी तो बेबात की बात पर हंसेंगी, और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो ओ। बेजारी से सिर हिलाकर उठता है। जो आदमी जी भरकर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। तो ऊशी और निम्मो तो बच्चियाँ हैं, वह किसी भी बात पर हंस देती हैं। तो मधु को उनका ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिंताओं और आपत्तियों के बंधन क्या कम है जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, ऐसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी नहीं है। तो
बसंत का कहना यहाँ पर ठीक प्रतीत हो रहा है कि शिष्टाचार की बेड़ियों में जब ज़रूरत से ज़्यादा हम जीवन को बांध देते हैं तो न तो हम खुलकर हंस सकते हैं, न खुलकर जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, तो ये बंधन बन जाते हैं। मधु चुप रहती है बसंत, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले मैं, देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते। तो कहते हैं कि जो शिष्टाचार का दिखावा है उसमें आत्मीयता खत्म हो जाती है। उससे विवाह से पहले वह अपने मित्रों के साथ, कौन कौन से मित्र हैं? देव और नारायण के साथ एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। और जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही हैं। तो बच्चों यहाँ एक ही लिहाफ में बैठकर वह आराम से चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको? यहाँ पर प्रेमपूर्ण व्यवहार और आत्मीयता दिखाई दे रही है। वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती हैं। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। लेकिन विवाह के बाद ये परिदृश्य बदल गया है, क्योंकि मधु को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि सब इकट्ठे होकर बेड पर बैठ जाएं और चाय वहीं पर पिएं। एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। चिड़िया तक जो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास, तो बिस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ पर कोई गंदे पैर लेकर बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं तो इस तकल्लुफ़ में घुटा जाता हूँ, जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक से रखने लगता है। मैं तकल्लुफ़ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल ना हो, तो विवश हो, तो इससे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है और कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं? तो यहाँ पर जो मधु की आदत है उससे बसंत को चिढ़ है। बसंत बोलता है, पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ भी किरकिरा कर देती है। मधु, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ और फिर स्वेटर बुनने लगती है। बसंत, घृणा, यही तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। तो बार बार मधु की व्यंग्य भरी बातें सुनकर, उसके ताने सुनकर बसंत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मधु सफाई और स्वच्छता के अभाव के कारण उससे भी घृणा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मधु पर स्वच्छता की सनक तो सवार है, लेकिन उसके मन में बसंत के लिए प्रेम भी है। मधु उसी विशेली हंसी के साथ, ये आप कह सकते हैं। बसंत, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से, और जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, इसलिए ऊशी और निम्मो। तो यहाँ पर बसंत कहता है कि मधु जब उसे हर बात पर टोकती है तो उसे लगता है कि मधु को उसकी हर बात से यहाँ पर घृणा है। फिर उशी और निम्मो का यहाँ पर जिक्र आया है। मधु स्वेटर को फेंक कर, आपने फिर उशी और निम्मो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उशी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। तो यहाँ पर उशी निम्मो का जो उनका बेबाक व्यवहार है उससे उसे घृणा है। मधु को उनका बात बेबात पर हंसना मजाक करना पसंद नहीं है। तो वह शिष्टाचार के आवरण में लिपटी हुई है, जहाँ पर प्रेम और आत्मीयता का अभाव सा ही है। उशी, मधु परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है, जबकि बहुत ही प्यारी बच्चियाँ होंगी वो, लेकिन मधु को उनके एटिकेट्स पसंद नहीं हैं। तो उनको क्या बता रही है? वो अशिष्ट बता रही है और असभ्य बता रही है। इसी बात से बसंत चिढ़ता है। मदन की वर्षगांठ के दिन ये सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की, पर वह तो बैठ गई, और एक और ये नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी। कौन आ बैठी? ये उशी, और मेरे सामने टांगे पसारे और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें तो करें, इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। जिसे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है। बसंत, पशु
तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो, कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में रखना चाहती हो ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे यह सब पसंद नहीं, इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी हुई है, और मुझे डर है किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊँ। तो यहाँ पर बसंत बहुत ज़्यादा उसके व्यंग्यों से आहत हो गया है और चिढ़ गया है। कहते हैं कि जो ये बाह्य आडंबर है, बहुत ज़्यादा सनक है, स्वच्छता की अतिवादी सोच है, वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। वह कठिन सिद्धांत की बेड़ियों में एक सामान्य से जीवन को बांध कर रखना चाहती है ताकि कोई व्यक्ति खुलकर जी ही नहीं पाए। तो कितनी घृणा छिपी हुई, और मुझे डर है किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। से बहुत क्रोध आ रहा है यहाँ पर। अभी मेरा जी चाहता कि इस जली से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं। तो ये कैसा व्यवहार हो गया? पशुवत व्यवहार हो गया। और मेरा जी चाह करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। तो यहाँ पर इनका विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे गले से, अब उसका भी गला भर आया है। आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं, अपनी कल्पना से मेरे दिल में ये बातें देखते हैं। वो कहते हैं आप सिर्फ कल्पना करते हो कि मैं घृणा करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। वो कहते हैं आप मुझसे घृणा करते हो। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ क्यों कर ली, यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं, इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। बसंत, तुम, मेरा ख्याल था कि मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हैं। तो यहाँ पर मधु ने और बसंत ने जब विवाह किया था तो मधु ने सोचा था कि उसके जीवन को वो व्यवस्थित कर देगी, लेकिन वह व्यवस्था की बजाय विवाद उनके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मधु का व्यवहार है वह आत्मीयता से रहित है। हर बात में वह रोक टोक लगाती है, हर बात में शिष्टाचार आड़े आ जाता है। कब हंसना है, कब बोलना है, क्या प्रयोग करना है, क्या नहीं प्रयोग करना है, तो इन सब से कौन है? बसंत परेशान हो जाता है। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है, आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। बसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है, तो गुस्से में जैसे ही मधु खड़ी होती है इतने में फ़ोन की घंटी बज जाती है। बसंत, हेलो हेलो जी। मधु नौकरानी को आवाज़ देते हुए कहती है, मंगला। मंगला स्नान गृह की ओर से दरवाजे से आती है। जी बीबी जी। मधु, मेरा बिस्तर तैयार करो और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आओ। अब मधु यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। मंगला, बीबी जी आप? मंगला को यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है कि वो ऐसे क्यों जा रही हैं। मधु, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। बसंत, जी जी बहुत अच्छा। तो यहाँ बसंत फ़ोन में बात कर रहा है, कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। बसंत बोलता है, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। हंसता हुआ कहता है कि तुम अपना सामान मत बांधो, मुझे बनारस जाना है, इसलिए तुम मेरा सामान बांध दो। पर्दा गिर जाता है। इस दृश्य के बाद पर्दा गिर जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पर्दा उठता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज थी वहाँ पर एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिराने एक तिपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग टेबल की जगह है और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के स्थान दाएं कोने में सरक गई है। तो थोड़ा सा कमरे का परिदृश्य अब बदल सा गया है। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अनमयस्क सी आधी बैठी आधी लेटी है, और पलंग पर मधु बैठी हुई है जो अधलेटी अवस्था में है और अनमयस्क परेशान सी है। वो कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है, जैसे ही वह कैलेंडर की ओर देखती है तो दर्शकों की निगाह भी वहाँ जाती है कि जनवरी का महीना है। पहले हमने जो दृश्य देखा था वह कौन सा महीना था? वह नवंबर का महीना था। अब जनवरी का महीना है, तो 2 महीने हो चुके हैं और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। तो अब ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो 2 महीने के बाद का दृश्य है। तो 2 महीने पहले उनका किस बात पर विवाद हो रहा था? तोले की बात पर ही विवाद बहुत बढ़ गया था। और बसंत कहाँ चला गया था? बसंत बनारस चला गया था।
बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए नौकरानी को आवाज़ देती हुई मधु कहती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट से जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आ जाती है। तो मंगला उसकी आवाज़ नहीं सुनती, लेकिन थोड़ी देर बाद मंगला स्वयं ही आती है। मंगला बोलते हैं, बीवी जी यह आप उदास उदास क्यों हो? तो वो बसंत की अनुपस्थिति में उदास है। मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर, मंगला यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करती है। मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीवी जी। मधु यूँ ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला कोई पत्र आया बाबूजी का? मंगला आया था, शायद आज कल में आ जाए। मधु बोल रही है ये। तो फिर मधु विषाद से हंसकर, दुख से हंस रही है वो। तबीयत कुछ भारी भारी है, शायद सर्दी के कारण। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु जरा उठकर, कौन? सुरो, बाहर से दरवाज़ा तो खोलो। मधु मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है। सुरो और चिंती आते हैं। यहाँ पे सुरो और चिंती मधु की सहेलियाँ हैं जो उसके साथ पढ़ी हुई थी और उसके साथ हॉस्टल में भी रही थी। रजाई परे करके, अरे सुरो चिंती तुम यहाँ कैसे? उसे आश्चर्य होता है। सुरो आज ही सवेरे यहाँ उतरी हैं। चिंती माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चले। तो सुरो यहाँ पर सरिता बहन का ही नाम है। मधु ठहरी कहाँ हो? कनाट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ पर। तो सुरो और चिंती कहाँ ठहरी हुई हैं? कनाट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ पर। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए। तो मधु और मुझे पत्र तक नहीं लिखा, इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ। तो उसको आश्चर्य यहाँ पर हो रहा है। सुरो सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई हैं। माताजी कहती थी कि कुतुब मीनार। चिंती मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। तो कुतुब मीनार को देखने के बजाय वह अपनी सहेली से मिलने आ गई हैं। मधु कहा लगाती हैं, हंसने लगती है। सुरो और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही हैं तुम्हारी तलाश में। तो घर खोजने के चक्कर में उनको 2 घंटे हो गए हैं। मधु लेकिन पता तो मेरा। सुरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वाले को भैरव के मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, भैरव के मंदिर? और तांगे वाले ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। गिरजे के पास? और जोर जोर से कहा लगाती है, जोर से हंसती है मधु। चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। मधु फिर जोर से हंसती। अब तुम देखना यहाँ पर मधु में थोड़ा परिवर्तन आया है। जो पहले हंसते हुए भी सोचती होगी, वह अब बार बार हंस रही। सुरो और तब पता चला कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु तुम लोग भी, मैं कहती हूँ, और जोर से हंस पड़ती है। सुरो ये इतना हंसना तुम कहीं से सीख गई हो? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। तो वो तो हंसती भी थी, तो सोच कर हंसती थी कि हंसना भी चाहिए या नहीं, लेकिन यहाँ पर वो बार बार हंस रही है। तो इन्होंने, सहेलियों ने भी उसकी बात को नोट कर लिया है और कहा है कि तुम ये हंसना कैसे सीख गई हो? तुम तो जन्म की सीढ़ी, मतलब तुम्हारा तो जन्म से ही मुँह बना हुआ रहता था। चिंती भाई साहब ने सिखा दिया। इतने जोर से कहे लगाना। कहाँ हैं वे? तो बसंत के बारे में वो पूछ रही हैं यहाँ पे। मधु बनारस गए हुए हैं 2 महीने से, वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाए। चिंती अच्छे तो हैं? मधु अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती हुई कहती है, मंगला मंगला। सुरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती है। तो अब देखो मधु उनको अपने ही बिस्तर पर बिठा रही है, जबकि वो पहले ऐसे नहीं करने देती थी। मधु अरे कुर्सियों को छोड़ो, बस चली आओ इधर, पलंग पर बैठते लिफाफ लेकर। सुरो लेकिन मेरे पाँव, और मैं धो नहीं सकती इन्हें क्योंकि सर्दी है। अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँवों को? जुराबे तो पहन रखी है तुमने। चिंती बोलती है, पर तुम्हारा बिस्तर? कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। मंगला आपने आवाज़ दी थी बीबी जी। मधु मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर वो मधु उनको अपने साथ बिस्तर पर बुला लेती हैं और अपनी बातें करनी वो शुरू हो जाती हैं। सुरो बोलती है, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर खुशी से, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? तो वो ये इनको, पुष्पा को और वीरेंद्र को पहले से ही जानते हैं।
चिंती, वह लम सा लम्मा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए, और मैं सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मटोलों से प्रेम भी कैसे हुआ तो कैसे। मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है और मालूम होता है कि जैसे। चिंती, वर्षों स्नान गृह का मुंह न देखा हो। सब हंसती हैं और मंगला चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु, वहाँ मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दे दो। यह तिपाई सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो। सुरो आश्चर्य से, मधु मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मजा। तो बिस्तर पर ही चाय पीने की अब वो सोच रही है, जहाँ पहले ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उसने अपने आप को परिवर्तित तो किया है यहाँ पर। चिंती उठने का प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग्य से, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। तो सहेलियां भी जानती हैं कि मधु सिद्धांतों वाली है, वह जो चाहती है वो ही करती है, लेकिन यहाँ पर उनको उसका रूप अब परिवर्तित लग रहा है। और इसका असर क्या हुआ है, जब बसंत यहाँ से 2 महीने के लिए चला गया है तो वो उन बातों को उसने सोचा है और अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी खाती है, नौश फरमाती है। सुरो, कही तो यह है कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहाँ यह, क्योंकि पहले तो ये पानी का गिलास भी पीना होता तो डाइनिंग रूम में जाती थी, और अब तो ये बिस्तर में चाय भी पी रही है, नाश्ता भी कर रही है। अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ में? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नर्म नर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए? लो बिस्कुट लो, चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं। सुरों में पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर गई तो क्या हुआ? चादर धुलवाई जा सकती है, और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। तो बसंत भी तो यही चाहता था। बसंत से मधु का इन्हीं बातों पर तो मतभेद था। सुरो, सुख आराम व्यंग से हंसती है। तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो, और फिर वो हंसती हैं। चिंती, और फिर सभ्यता, संस्कृति, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पदों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। तो यहाँ पर दोनों वर्गों की बात आ गई, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो सोसाइटी का जो एक वर्ग है वो तो सभ्य और सुसंस्कृत अपने आप को मानता है, लेकिन अपने से निम्न वर्ग को हमेशा वो क्या मानता है? असभ्य और असंस्कृत मानता रहता है। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे? सुनो, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर से पहले की भांति बर्बर बन जाए? नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है। मनुष्य सीमाओं को पता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए, न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, न इतना बंधे कि सन की। महात्मा बुद्ध ने कहा था। सुरो हंसकर, महात्मा बुद्ध तुम्हें हो क्या गया है? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो। चिंती बोलती है, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों। बर्नार्ड शॉ। मधु, बर्नार्ड शॉ, हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी हो? मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। एक एक कप तो वो पी चुके हैं और दूसरे की तैयारी है। चिंती, बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। मधु, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। सुनो, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम तो केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, 1 आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते आते 2 घंटे लग गए। चिंती, स्नान गृह किधर है? हम वही हाथ धो आते हैं। अरे क्या धोगी सर्दी में हाथ? नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो मंगला से, मंगला इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम? अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी? इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती हैं। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती हैं। तो यहाँ पर मधु का व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। जो तखल्लुफ वो पसंद किया करती थी, अब उसने बिल्कुल चेंज कर लिए हैं। सुरो, गिले हाथ लिए वापस आकर, तौलिया कहाँ है? तौलिया नहीं दे गई मंगला? अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। तो अब तो कोई से भी तौलिए से हाथ पोंछ लो। सुरो, मधु तुम भली भांति जानती हो
मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंटी भी गीले हाथ लिए आ जाती है और मंगला तौलिया ले आती है। दोनों हाथ पोंछती है। मधु मैं कहती थी अभी कुछ देर और बैठती। नहीं भाई, अब हम कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पोंछकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती हैं। प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। हाँ हाँ अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। वह उठने का तकल्लुफ न करो, बैठी रहो। अपने गर्म लिहाफ में उसकी सहेलियां उसे उठने से मना कर देती हैं। दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं। बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके वो चली जाती हैं। मधु मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीबी जी? मेरी सहेलियाँ थी। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ते थे और हॉस्टल में भी साथ साथ रहते थे। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है। फिर मंगला, जी बीबी जी। मंगला जरा मेरी ओर देखकर बता दो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? तो मंगला चुप रहती है। मधु जैसे अपने आप में, मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं बदल गई हूँ, पड़ोसने भी कहती हैं कि मेरी ओर जरा देखकर बता दो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? तो हमने भी देखा है कि जब वो बिस्तर पर बैठ के ही चाय पी रही है, कोई सा भी तौलिया यूज करने को कह रही है, कहीं भी हाथ धोने को कह रही है, तो उसका रूप तो परिवर्तित यहाँ पर हुआ है, उसका व्यवहार यहाँ पर परिवर्तित हुआ है। मंगला मैं तो आठों पैर आपके पास रहती हूँ बीजी, मैं क्या जानूँ? अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या मैं बदल चुकी हूँ? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? तो देखो यहाँ पर बच्चों, वो कह रही है कि घृणा की झलक नहीं। तो जब बसंत ने उससे कहा था कि तुम मुझसे घृणा करती हो, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, तो उसके बाद ये मन में बैठ चुकी थी और इसी कारण उसने अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास किया है। मंगला आश्चर्य से, घृणा? मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं? उसे लग रहा है कि मेरा व्यवहार बनावटी तो नहीं, जो बसंत अक्सर उससे कहता है। बनावट, तकल्लुफ। मधु तकल्लुफ, बनावट, नफरत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ, जैसे अपने आप से। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला क्या कह रही हो बीबी जी? आप बाबूजी तो, मतलब मंगला तो यही जानती है कि बाबूजी काम से गए हुए हैं। मधु शून्य में देखते, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। मंगला एक पत्र भी नहीं लिखा? लेकिन पत्र तो आते हैं। मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा, इन्हें तुम पत्र लिखना कहती हो? वे मुझसे नाराज़ हैं, उसका ख्याल है कि उनसे मैं घृणा करती हूँ। मंगला कुछ भी समझने में असफल होते हुए, घृणा मंगला ये बातें नहीं समझ पा रही। मधु यदि मैं बचपन में ही ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो यहाँ पर मधु का जो बचपन का वातावरण है वो उसकी व्यक्तित्व का अंग बन गया था, और जो मनुष्य का वातावरण होता है वही जीवन भर उसके साथ चलता है, वह उससे दूर नहीं रह सकता। लगभग भरे हुए गले से सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरा यत्न करती हूँ कि इन सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफात को तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। लंबी सांस भरकर, बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं। अचानक दृढ़ता से, पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूंगी। वे समझते हैं कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। मंगला आप क्या कह रही हैं बीवी जी? वे समझते हैं कि मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। और वो ये ऐसा कहकर रोने लगी। तो मधु को जब बसंत ने कहा कि वह उनसे घृणा करती है, ये बात बहुत चुभी है, और उसी वजह से उसने अपने व्यवहार को बदलने की एक कोशिश भी यहाँ पर की है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। दरवाज़ा अचानक खुलता है और बसंत प्रवेश करता है। बसंत, हेलो मधु, क्या हाल चाल है जनाब के? मंगला से, मंगला तांगे से सामान उतरवाओ, और जेब से पैसे निकालते हुए मंगला को देता है, और यह लो 1.5 रुपया, तांगे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। बसंत फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई क्या हाल चाल है? ये सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? तो अपनी पत्नी से बहुत ही अच्छे प्रेम पूर्ण व्यवहार से वह ये बात पूछ रहा है। मधु, जो इस बीच पलंग से उतर आई है, हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। बसंत, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान
रखा करो। सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है सेहत है। जीवन में तुम्हारी ये सफाई और ये सुघड़ता, ये नजाकतें इतना काम न देगी जितनी सेहत। यही ठीक नहीं रहती हो तो ये सब किस काम का, और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो, अरे ये काया पलट कैसी, ये पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और ये ट्रे और यह प्याले। मधु, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट न हो, और मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए। टेलीफोन आपके सिराने रखा रहेगा। बसंत उल्लास से, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मधु, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। बसंत आश्चर्य मिश्रित उल्लास से, तो वो प्रसन्न हो गया कि ये तो बिल्कुल बदल चुकी है। मधु उसकी और प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए बोले, और चाय भी हमने यहीं पी है, और उसको बताती है कि हमने चाय भी यहीं बैठकर पी है, जो पहले वो ऐसा कभी भी नहीं करती थी। बसंत प्रसन्नता से, वह, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाएं तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यदि हमारी प्रतिरोधक शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेजिस्टेंस कायम है। मधु, चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिएगा अपने नर्म नर्म बिस्तर पर। बसंत अत्यधिक उल्लास से अर्थात बसंत मधु का यह रूप देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि अब यह बाहरी तड़क भड़क में विश्वास नहीं करती है। वाह वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। अब तो आप नाराज नहीं हैं। बसंत, नाराज? मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बसंत और भी आश्चर्य से, गुस्सा? मधु, 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। बसंत, पर मैंने पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते हैं। बसंत जोर से कहा लगाता है, तो तुम इसका कारण ये समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पगली, तुमसे कभी कोई नाराज हो सकता है? पर 2 पंक्तियों लिखने का भी अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। तो यहाँ पर बसंत उसे समझाता है कि उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवकाश नहीं मिलता था कि वह एक बड़ा पत्र लिख सके। अच्छा, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। बसंत, मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। मधु मुस्कुराते हो, अच्छा चलिए, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए। यह फिर तुमने कपड़े बदलने की रट लगाई। क्यों कपड़े ना बदलिएगा? एक रात और एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। बसंत को स्नान घर के दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला दूसरे कमरे के दरवाजे से झांकती है, जी बीबी जी, सामान रखवा लिया या नहीं? जी बीबी जी। मधु, यह ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा, बाबूजी उधर हाथ मुंह धोने गए हैं, मैं और पानी रखती हूँ। इतने में ये पानी फेंककर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है और एक चमचा गिर जाता है। तो मधु कुछ तीखे स्वर में, ये चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने, 20 बार कहा है कि चमचा न गिराया कर, फर्श पर चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। बसंत, अरे भाई साबुन कहाँ है? ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है, वहीं से। और तौलिया? हाथ मुंह धो आइए और इधर कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पहुँच लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगो कर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लग जाती है। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल, मैं पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है, फिर बसंत हाथ मुँह धोकर कुर्ते की आस्तीनें चढ़ाए गुनगुनाता हुआ आता है, हिंडोला कसे झूले मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे। तो वो एक गीत यहाँ पर गुनगुना रहा है और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर पड़े तौलिए से मुंह पोंछने लगता है, जिससे सुरो और चिंती हाथ मुंह पोंछकर गई हैं। फिर यहाँ उसने तौलिए का ध्यान नहीं रखा है। मधु रसोई गाने से, ये केतली कैसे बना रखी है मंगला तूने? मानो तो मैल जमी हुई है पैने में। केतली हाथ में लिया जाती है, तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे? मंगला,
कितनी बार कहा है कि सफाई का। अचानक बसंत को सुरों वाले तौलिए से मुंह पोंछते देखकर चीखते हुए बोलती है, सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते था, अंतर नहीं कर सकते? अभी तो सुरो और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पोंछ कर गई हैं बसंत, परंतु नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। बसंत, ओ ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वास्तव में दोनों तौलिए साफ हैं। मुझे मधु जी साफ हैं, जरा आँख खोल कर देखिए, गीले और सूखे। बसंत, मैंने ऐनक उतार रखी और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। और हंसता है, मधु जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं है, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर धम्म से कोंच में धस जाते। तो जिस तौलिए पर उनके विवाद से ये एकांकी शुरू हुई थी, तो अब ये एकांकी भी खत्म होने जा रही है, लेकिन उनका विवाद वापस शुरू हो चुका है। मधु ने 2 महीने में अपना व्यवहार परिवर्तन करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो नहीं बदल आई है। अंत में वापस उनका जो विवाद है वो स्वच्छता पर ही आकर टिक गया है। यह तुमने फिर मुंह लटका लिया, नाराज हो गई क्या? नहीं, मैं नाराज नहीं। बसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता पर्दा सहसा गिरता है। तो जो ये स्वच्छता की सनक की आदत है वो मधु में परिवर्तित हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने बचपन से जो सीखा है, जो देखा है, वह उसको बदलने का भी कोशिश करती है, फिर भी वो उसे नहीं बदल सकती। तो बच्चों, ये एकांकी थी। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है हम इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।